नमस्कार दोस्तों, तो हमारे चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। टेंस आप सबको पता है कि इंग्लिश ग्रामर की एक बेसिक जड़ होती है। यदि आप टेंस अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो आपकी ग्रामर बहुत ही मजबूत हो जाएगी। तो हम आपको आज इस वीडियो में इस प्रकार से टेंस समझाएंगे कि आपको आगे से बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले तो आप टेंस समझिए। टेंस मतलब होता है काल। काल मतलब समय। टेंस कुछ नहीं है, हमें समय की जानकारी देता है। टेंस बे शब्द होते हैं। टेंस में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं जो हमें समय के बारे में जानकारी दें। टेंस मतलब क्या होता है? काल या फिर समय। अब आप बोलोगे समय की जानकारी से मतलब क्या है? तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। आप पहले इसको समझें। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कौन सा टेंस होता है? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर। फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट और पास्ट आगे पीछे हो सकते हैं। मान लिया अपन यहाँ पर एक अपनी चमेली को बना रहे हैं, ठीक है। ये अपनी चमेली है, अपन इसको चमेली को बनाएंगे। ये अपनी चमेली है मान लो। तो चमेली के पीछे वाला समय और आने वाला समय। तो पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या कहलाता है? सिंपल सी बात है। जैसे ए प्रेजेंट है। प्रेजेंट टेंस का मतलब वो होता है ऐसा समय जो हमें अभी की जानकारी दे, जिसमें जैसे हम अभी देख पा रहे हैं, हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हो, हम कोई भी ऐसा समय जो महसूस करें, वो कहलाता है प्रेजेंट। और प्रेजेंट से जो पहले समय निकल गया है, बीता हुआ समय, वो कहलाता है भूतकाल वाला समय। ऐसा समय जिसमें हुई घटनाओं को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। डेट टेंस दैट कैन नॉट बी रिपेरेबल, दैट कैन नॉट बी चेंजेबल। ऐसा टेंस जो हम बदल नहीं सकते। और आने वाला समय जिसको हम बदल सकते हैं, भविष्य वाला समय, वो कहलाता है, वो आता है फ्यूचर टेंस में। कैसे कि जैसे मैं कल उठा 5 बजे, तो 5 बजे मुझे उठना था, साढ़े 4 बजे। अब क्या आप पिछले दिन में जाकर 4:30 बजे उठ सकते हो? नहीं उठ सकते। तो वो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अभी हम उठे आज 5 बजे, तो ये है प्रेजेंट टेंस। अब मुझे 4:30 बजे उठना है, तो हम आगे वाले समय में हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस सिंपल सा है कि वह टेंस जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, वो प्रेजेंट टेंस है। समय जो निकल गया है वो पास्ट टेंस है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन आने वाला समय जो फ्यूचर है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो एक कहलाता है भूतकाल, एक कहलाता है वर्तमान काल, एक कहलाता है भविष्यकाल। अब थोड़ा आप एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट समझिए। देखो, सबसे पहले यदि अपन कोई भी स्ट्रक्चर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर लिखते हैं अपन हेल्पिंग वर्ड। फिर लिखते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। फिर लिखते हैं हम मेन वर्ब। मेन वर्ब। और फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। अब आप समझिए, सब्जेक्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है? सहायक क्रिया। क्या होती है? सहायक क्रिया। और जो आपकी मेन वर्ब होती है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया। और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? कर्म। अब आप समझिए, कोई भी सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर लिखो। अपन स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं मेन वर्ब, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सब्जेक्ट में काम करने वाला जो डूअर होता है, जो मुख्य कर्ता धर्ता होता है किसी भी सब्जेक्ट का, वो कहलाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2। या तो होता है सिंगुलर या होता है प्लूरल। इस कंसेप्ट को अपन थोड़ी ही देर बाद जानेंगे। इसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब होता है, वर्ड से क्लियर होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है सहायक क्रिया। मतलब किसी टेंस में ऐसे वर्ड जो आपको टेंस पहचानने में या समय पहचानने में मदद करें, वो कहलाती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब मतलब होता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का मतलब मेन क्रिया। हिंदी में मुख्य क्रियाएं होती हैं जिन शब्दों के पीछे ना लगा रहता, वो कहलाती है मुख्य क्रियाएं। जैसे कि पढ़ना, लिखना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, ये सब क्या कहलाती है? वर्ब। और मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। उस सेंटेंस में मुख्य क्रिया का रोल कौन अदा कर रहा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब होता है कर्म। कर्म का मतलब होता है जिस काम को हम कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो मैं तो हो गया सब्जेक्ट, करने वाला। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, और क्या लिख रहा हूँ? वो है ऑब्जेक्ट। पत्र, लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ। अब आप समझिए, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो होता है सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब कौन सा?
एक वचन वाला सब्जेक्ट। एक वचन मतलब एक वचन के साथ, एक वचन सब्जेक्ट के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी एक वचन की ही लेते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले तो ही आता है, फिर आता है सी, फिर आता है इट, और इसी के साथ आती है नेमिंग वर्ड, नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड। वो सब किस में आते हैं? सिंगुलर में। और प्लूरल मतलब क्या होता है? प्लूरल, इसको अपन बोलते हैं एक वचन। और अपना प्लूरल, प्लूरल मतलब क्या होता है? बहुवचन। बहुवचन, बहुवचन मतलब होता है बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आने वाली हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होती है। और बहुवचन में कौन कौन से शब्द आते हैं? सबसे पहले तो अपना आता है यू, फिर आता है वी, इसके बाद आता है दे। ही मतलब वह, अपने पुल्लिंग कर्ता के लिए मेल्स के लिए अपन लगाते हैं ही, वह के लिए, फीमेल्स के लिए लगाते हैं, स्त्रीलिंग के लिए लगाते हैं इट सी, और नपुंसकलिंग के लिए लगाते हैं थर्ड पर्सन के लिए अपन लगाते हैं इट। इसके बाद कोई भी नेमिंग वर्ड है वो भी सिंगुलर में आता है। यू मतलब तुम, बी मतलब हम, और दे मतलब बे। अब आप समझिए, अब अपन इसको क्लियर कर चुके हैं और अपन बढ़ेंगे अब आगे। अब हम पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस में टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला टेंस होता है कौन सा? पहला टेंस होता है हमारा प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस हमने अभी आपको बताया है कि जो टेंस होता है वो काल तो होता है, समय तो होता है, लेकिन हमें टेंस दो चीज़ों की जानकारी देता है। एक तो हमें समय की जानकारी कि वो काम किस समय में हुआ, और एक और जानकारी देता है कि वो सब काम कितना हुआ। मतलब इसका ये है कि हमें टेंस किस किस की जानकारी देता है? एक तो समय की भी जानकारी देता है, और इसी के साथ हमें वर्क मतलब कार्य की जानकारी भी देता है कि कार्य कितना हुआ है। जैसे मैंने बोला मैं खाना खाता हूँ, तो मैं खाना खाता हूँ फिक्स तो नहीं है, खाना कब खाता हूँ? मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब काम चल रहा है खाने का। फिर मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें काम देखो अलग अलग है। पहले तो मैंने बोला कि मैं खाना खाता हूँ, फिर मैंने बोला मैं खाना खा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यू है, और फिर मैंने बोला कि मैं खाना खा चुका हूँ, इसका मतलब खाना कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है काम। तो समय और कार्य की जानकारी हमारा टेंस देता है। प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रेजेंट टेंस है, तो हर एक टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार। जैसे पहला अपन लिख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का कौन सा होता है? इंडेफिनिट। सबसे पहले क्या होता है? इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस मतलब होता है सामान्य वर्तमान काल। ऐसा टेंस जो हमें कार्य के अनिश्चित होने की जानकारी दो, मतलब कि ऐसा टेंस जो ये ना बताए कि काम हो चुका है, हुआ है, हो रहा है, क्या हो रहा है, फिक्स ना हो जिसमें, वो कहलाता है इंडेफिनिट। इसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद कौन सा टेंस आता है? कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये देता है जानकारी उस समय के बारे में कि काम अभी चल रहा है। इसके बाद आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस किसकी जानकारी देता है? परफेक्ट टेंस जानकारी देता है हमें कि काम पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है, वो कहलाएगा परफेक्ट टेंस। इसके बाद आता है, और जो चौथा टेंस होता है उसमें तो दोनों के टेंस मिलाकर बोल देते हैं, इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको क्या बोलते हैं हम? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यदि आप इसके नाम याद कर लेंगे, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आप हर एक टेंस के पीछे लगाते जाओ, आपके 4 टेंस कंप्लीट और 4 गुणा 3 12 टेंस कंप्लीट। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का इंडेफिनिट। जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस का हम पहला पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो इंडेफिनिट होता है, इसको यदि आप इन को छुपा लो तो डेफिनेट मतलब होता है फिक्स, मतलब ऐसा टेंस जो आपको फिक्स जानकारी दे, लेकिन इसमें लगा है इंडेफिनिट, तो इसका अर्थ है कि जो इंडेफिनिट टेंस होते हैं वो हमें समय की निश्चित जानकारी नहीं देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? यदि हम हिंदी में पहचान की बात करें तो हिंदी में पहचान होती है, वाक्य के अंत में क्या रहता है? ता, ते या फिर ती रहता है। वाक्य अंत में क्या रहता है? ता, ते, ती। और यदि अपन इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा रहता है? स्ट्रक्चर रहता है, सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हम क्रिया में, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, या फिर क्रिया में क्या लगाते हैं हम? एस या फिर ई एस। अब आप बोलोगे एस या ई एस क्या? तो देखिए, यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम क्रिया में क्या लगाएंगे? एस या फिर ई एस। यदि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो हम क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे?
फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बहुत सारे जन क्या क्या बताते हैं कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डू, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो हम क्या लगाते हैं डज। डू या डज हम कब लगाते हैं? जब हमें वाक्य में जोड़ देना हो, जब हम वाक्य को एम्फेटिक बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर एम्फेटिक की तो बात नहीं है, सिंपल से हम साधारण से स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। देखिए जैसे पहला एक वाक्य है सिंपल सा कि वह खाना खाती है, वह खाना खाती है। हमें इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ट्रांसलेट करने का तरीका है, सबसे पहले तो वाक्य पढ़ो आप पूरा। लिखा है वह खाना खाती है, वाक्य क्या लिखा है? वह खाना खाती है। तो सबसे पहले वाक्य के अंत में जाओ, क्या लिखा है? ता है, ती है। तो ती है किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो हम आ जाएंगे शुरू में, अब लिखा है क्या? वह। अब यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हैं कि वह क्या है, तो हम फिर वाक्य के अंत में जाएंगे। तो वह खाना खाती है, एक लड़की है तो लड़की के लिए, वह के लिए हम क्या लगाते हैं? सी। तो क्या लिखेंगे हम? सी। अब हमें इसके बाद लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सी है वो कौन से सब्जेक्ट में आता है? सिंगुलर के प्लूरल? ये आता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ मैंने आपको बताया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्रिया में क्या लेते हैं? एस या ई एस। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्रिया में लेते हैं एस या ई एस, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्रिया में हम क्या लेते हैं? फर्स्ट फॉर्म। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें अब आप देखिए कि इसमें मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब खाना है कि खाती है? तो मेन वर्ब क्या है? खाना। और खाना को हम क्या बोलते हैं? ईट। और सिंगुलर सब्जेक्ट तो ईट में हम क्या लगाएंगे? एस, मतलब ईट्स। वो क्या खाती है? खाना। तो हो जाएगा खाने को इंग्लिश में फूड। तो आपका पहला टेंस, पहला जो सेंटेंस है वो कंप्लीट। दूसरा, वे बाजार जाते हैं। हमें इसको किस में चेंज करना है? इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पूरा वाक्य पढ़ेंगे, बे बाजार जाते हैं। बे बाजार जाते हैं, सबसे पहले पूरा वाक्य पढ़ो और लास्ट में चले जाओ। बे बाजार जाते हैं, लास्ट में क्या लिखा है? ते हैं। ते है मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आ जाएंगे हम शुरू में, बे लिखा है, बे को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? दे। और जब भी आप सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर लिखो तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है कि प्लूरल। सिंगुलर है तो क्रिया में एस या ई एस, प्लूरल है तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। इसमें क्रिया क्या है? जाना। जाना को हम क्या बोलते हैं? गो। तो यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट तो हमें क्रिया का केवल फर्स्ट फॉर्म लेना है, मतलब हम क्या लेंगे? गो। दे गो टू मार्केट। बाजार को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मार्केट। तो दे गो टू मार्केट। तो इन दो टेंसों की वजह से आप समझ सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमें बस पहचान याद रखना है। यदि आप हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश में सब्जेक्ट, वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस और ऑब्जेक्ट, बस इतना सा स्ट्रक्चर है, इसको आप याद रखो। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्रिया में एस या ई एस, प्लूरल सब्जेक्ट तो क्रिया में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। अब हम आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, मतलब प्रेजेंट का दूसरा टेंस। दूसरे टेंस का क्या नाम है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमें उस समय के बारे में जानकारी देता है जो कार्य चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा हो, चाहे पास्ट में चल रहा हो, चाहे फ्यूचर में चल रहा हो। उस टेंस के आगे जो शब्द लिख दो, जैसे प्रेजेंट तो प्रेजेंट में चल रहा है, उसके आगे पास्ट तो पहले चल रहा था, और आने वाले में तो चल रहा होगा। यहाँ पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट की अभी की बात हो रही है। तो इसकी पहचान क्या होगी? इसकी पहचान होगी वाक्यांत में क्या आता है? रहा है और रहे हैं और रही है, वाक्य के अंत में आता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं हम? स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हम क्या लेते हैं? इज, एम और आर। और क्रिया में हम क्या लेते हैं? क्रिया का सेकंड फॉर्म, फिर लेते हैं हम ऑब्जेक्ट। अब इज, एम, आर को आपको समझना है तो सबसे पहले याद रखिए ही, सी और इट। ही, सी, इट के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? इज। इसके बाद आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम। और यू, वी और दे, मतलब जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं? आर। आपका टेंस कंप्लीट। बस आपको स्ट्रक्चर याद हो, सब्जेक्ट इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया का में आईएनजी लेते हैं, ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे बे सो
रहे हैं। हमने वाक्य लिखा वे सो रहे हैं। वे सो रहे हैं कौन सा टेंस है, तो हम पहचानेंगे, सबसे पहले वाक्य पढ़ेंगे वे सो रहे हैं। रहे लिखा है, रहे हैं लिखा है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम आ जाएंगे शुरू में, वे के लिए हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, दे। अब आप पहचानिए सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल के साथ हमने आपको बताया यू वी दे के साथ हम क्या लगाते हैं, तो दे आर। और क्या कर रहे हैं, इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है सोना, सोना है मेन वर्ब। तो मेन वर्ब में क्या लगाते हैं हम, आईएनजी कंटिन्यूअस टेंस में। तो क्या होगा, स्लीप, सोने को इंग्लिश में बोलते हैं स्लीप, स्लीप में आईएनजी, तो स्लीपिंग। अब उनने हमें ये तो नहीं बताया ऑब्जेक्ट कि कहाँ सो रहे हैं, घर में सो रहे हैं, छत पे सो रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं। तो यदि उनने नहीं बताया तो हमें भी नहीं लिखना अपने हिसाब से, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट। एक दूसरा वाक्य है, हम छत पर नाच रहे हैं। हमने क्या बोला, हम छत पे नाच रहे हैं, हम छत पे नाच रहे हैं। तो हम पहले पूरा वाक्य पढ़ेंगे, हम छत पर नाच रहे हैं, रहे हैं मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आपको चेंज करना है तो आ जाइए शुरू में, शुरू में क्या लिखा है वह, तो वह को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सॉरी हम लिखा है तो हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी। वी सिंगुलर है प्लूरल, वी प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने अभी आपको बताया ही है, प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं, यू वी दी के साथ लगाते हैं आर, तो वी आर और वी आर। इसके बाद हमें चाहिए है मेन वर्ब, इसमें मेन वर्ब क्या है, नाचना। नाचने को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, डांस, और डांस में हम लगाएंगे क्या, आईएनजी, तो क्या होगा, डांसिंग। अब ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर छत पर, ऑब्जेक्ट छत पर, तो हम क्या लिखेंगे, ऑन द रूफ। छत के लिए इंग्लिश में रूफ, तो हम क्या बोलेंगे, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। एक और एग्जाम्पल देखिए आप, मैं पत्र लिख रहा हूँ। हमने क्या लिखा आपके सामने, मैं पत्र लिख रहा हूँ। इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप पूरा वाक्य पढ़ेंगे। पूरा वाक्य क्या है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, लिख रहा हूँ मतलब कौन सा टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस। अब आ जाओ शुरू में, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, और मैंने आपको बताया है आई, सब आई के साथ केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, वो है एम, तो आई एम। इसमें मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है लिखना, लिखने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, राइट। तो राइट में हमें क्या लगाना है, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, राइटिंग। तो क्या लिख रहे हो, पत्र, तो आ लेटर, तो आई एम राइटिंग अ लेटर। आपको बस इतना से याद रखना है, पहचान हिंदी में स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ ली जाती है, इतना बस याद रखो, आपका टेंस कंप्लीट है। अब हम बढ़ते हैं तीसरे टेंस पर, जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब ऐसा टेंस प्रेजेंट का जिसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, वो कहलाता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो आप यहाँ पर टेंस के बीच में ही शब्द आ रहा है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण। जैसे आपने सुना है हमारे एक्टरों में मिस्टर परफेक्ट किसे कहा जाता है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है आमिर खान के लिए। तो परफेक्ट मतलब होता है पूर्ण, मतलब ऐसा समय, ऐसा काल जिसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। पहचान के रूप में क्या आता है, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं और चुकी है, वाक्य के अंत में आता है। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव, क्रिया का तीसरा फॉर्म, और फिर लिखते हैं हम ऑब्जेक्ट। आपके लिए हम एक ट्रिक बताते हैं, इस ट्रिक को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। हम लिखेंगे गिनती 1, फिर हमने लिखा 2, फिर हमने लिखा 3, फिर हमने लिखा 4। तो इसमें आप ऐसा बॉक्स बना लो जो 2 है और 4 है। तो इसमें क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे हम, कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का। सेकंड और फोर्थ में यदि सेकंड और फोर्थ की बात हो रही तो क्रिया का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं हम, वी आई एन जी। और आप 1, 2 और 3 जितने 3 वाले होंगे, 3 वाले होंगे तो आप याद रखेंगे 3 से ही वी का थर्ड मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म तो हम आपको बताएंगे। तो इसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्योंकि अपन परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तीसरा वाला तो क्रिया का थर्ड फॉर्म। अब आपको पता रहना है, करना है कि हैज और हैव किसके साथ यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही, सी, इट, एवं एक वचन जो सब्जेक्ट होता है मतलब नेमिंग वाले वर्ड, जितने भी नेमिंग वाले वर्ड हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज। और यू, बी और दे, इन ये कहलाते हैं बहुवचन वाले, तो बहुवचन के साथ हम क्या यूज करते हैं, हैव। फॉर एग्जाम्पल सौरभ
सौरभ पानी पी चुके हैं। हमने बात लिखा आपके सामने, सौरभ पानी पी चुके हैं। हमने आपको भी बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस वो होता है जिसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। इसमें पानी पीने की जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। तो हम सबसे पहले पूरा वाक्य पढ़ेंगे, सौरभ पानी पी चुके हैं। इसमें चुके हैं शब्द आ रहा है, मतलब कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। हम आ जाएंगे शुरू में। सबसे पहले तो हम लिखेंगे सौरभ के लिए इंग्लिश में सौरभ या कोई भी वर्ड हो, नेमिंग वर्ड, वो आते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट में। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमने आपको बताया है क्या लेते हैं हम? हैज। तो सौरभ हैज। अब क्या कर रहे हैं? ये पानी पी रहे हैं। इसमें मेन वर्ब क्या है? पानी पीना। अब पानी पीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रिंक। लेकिन हमें ड्रिंक का चाहिए सेकंड थर्ड फॉर्म। क्या चाहिए हमें? कौन सा फॉर्म? इसलिए आप नोट बना के लिख लें कि इंग्लिश में चाहे आप टेंस पढ़ें, चाहे वॉइस पढ़ें, चाहे नरेशन पढ़ें, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो क्या है? वर्ब। तो आपको कम से कम 50 वर्ब के फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। इसमें वर्ब क्या है? ड्रिंक। ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। ड्रंक। और क्या पी रहे हैं? पानी। और कुछ तो नहीं पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं। तो इसमें सौरभ हैज ड्रंक वाटर। दूसरा है तुम हंस चुके हो। तुम हंस चुके हो। तुम हंस चुके हो। इसमें सबसे पहले अपन वाक्य पढ़ेंगे, तुम हंस चुके हो। चुके हो कौन सा टेंस है? परफेक्ट टेंस। आप आ जाएंगे शुरू में क्या लिखा है? तुम के लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू। अब यू सिंगुलर है, प्लूरल? यू वी दे कहलाते हैं प्लूरल। तो प्लूरल के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? हैव। यू हैव। क्या कर चुके हो? हंसना। हंसने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाफ। लाफ का थर्ड फॉर्म कौन सा होता है? बताइए क्या होता है लाफ का थर्ड फॉर्म? लाफ्ड। LAUGHED। तो यू हैव लाफ्ड। लाफ मतलब हंसना और थर्ड फॉर्म होता है लाफ्ड। तो यू हैव लाफ्ड मतलब तुम हंस चुके हो। ये हमारे 3 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं चौथे टेंस की ओर। चौथे टेंस की ओर बढ़ने से पहले हम आपको एक ट्रिक बताना चाहेंगे। यदि आप इसको अप्लाई करोगे तो आपके लिए टेंस बहुत ही सरल हो जाएंगे। हमने आपको ये कभी गिनती सिखाई थी कि अपन 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। हम 2 के और 4 में लगाएंगे एक बॉक्स, और जो सेकंड वाले, सेकंड और फोर्थ वाले होते हैं किसी भी टेंस के, उसमें क्या लगाते हैं हम? क्रिया का ING फॉर्म। जो तीसरा होता है, तीसरे से याद रखेंगे, कोई भी किसी भी टेंस का तीसरा वाला हो, परफेक्ट टेंस हो तो क्रिया का कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम? थर्ड फॉर्म। हमें याद एक चीज और रखना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब तीसरे टेंस की होती है वही हेल्पिंग वर्ब चौथे टेंस की होती है। उसके साथ बस हम क्या एक्स्ट्रा से लगा देते हैं? बीन। यदि आपको इतना सा पता है तो आप किसी भी टेंस के 3 पढ़ो, चौथा पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस तीसरे की हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन चिपका दो तो आपका चौथा वाला टेंस कंप्लीट है। इसको आपको याद रखना है। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में क्या लगा रहता है? से रहा है, से रहे हैं, से रही है, वाक्य के अंत में लगा रहता है। इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर लगाते हैं हम हैज या फिर हैव। हमने आपको बताया है तीसरे टेंस में हैव या हैज आता है। इसके साथ हम लगा देंगे बीन, इसी के साथ हम लगाएंगे क्रिया की। हमने आपको बताया है चौथा टेंस है तो क्रिया का ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा से आ जाती है, वो है सिंस और फॉर, और इसी के संगे हम लगाएंगे कोई भी टाइम वर्ड। अब इसमें नई वाला क्या आई है? सिंस और फॉर। तो हम आपको बढ़िया सिंस और फॉर समझाएंगे, थोड़ा ध्यान से समझें। सिंस और फॉर बहुत सरल है समझना, यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ जाएंगे। सिंस और फॉर का यूज कहाँ करते हैं? तो आप याद रखेंगे सिंस का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पर फिक्स टाइम की बात हो, जहाँ पर समय निश्चित हो। जब निश्चित समय होगा तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे? सिंस।
सिंस। अब आप बोलोगे कि निश्चित का मतलब क्या है? निश्चित का मतलब जैसे हमने बोला सुबह, कि हम सुबह 5 बजे उठते हैं, तो सुबह 5 बजे उठते हैं तो सुबह कभी बदलने तो वाली है नहीं। चाहे आप 5 साल पहले की बात करो तो सुबह सुबह की टाइम पे होती है, और चाहे 5 साल बाद की बात करेंगे चाहे अभी बात, तो सुबह क्या है? एक फिक्स समय है। जैसे हमने कोई डेट की बात की कि सोमवार, तो सोमवार 1980 में भी सोमवार के पहले रविवार आता था, और सोमवार के बाद में मंगलवार आता है, और 5 साल या 1000 साल बाद भी ऐसा ही होगा। मतलब सोमवार आपकी फिक्स है। कोई भी डेट, जैसे हमने बोला 1990, तो 1990 तो डेट फिक्स है ना, एक निश्चित समय है। और फॉर में आप एक ट्रिक याद रखेंगे, कभी भी आपको नंबर मिल जाए, कभी भी आपको क्या मिल जाए? नंबर, और उसके बाद लिखा हो समय। जैसे हमने बोला कि 5 वर्ष, तो 5 एक नंबर है, 5 वर्ष है, 5 घंटे है, 5 दिन है, 5 महीने हैं। कभी भी आपको नंबर मिल जाए उसके बाद समय लिखा हो, तो उसके पहले हम क्या लगाएंगे? फॉर। उसमें आप ऐसा याद रखेंगे कि सिंस है वो निश्चित समय के लिए दर्शाता है, फॉर है किसके लिए दर्शाता है? अनिश्चित के लिए, मतलब जिसमें टाइम फिक्स ना हो। जैसे हमने बोला कि हम 5 दिनों से पत्र लिख रहे हैं, लेकिन इसमें ये क्लियर कहाँ हुआ कि कौन से 5 दिन? अभी के 5 दिन, बहुत सारे साल पहले के 5 दिन, या फिर आने वाले समय के 5 दिन? किसके 5 दिन भाई? तो एक समय निश्चित नहीं है इसमें। वहाँ पे फॉर, जहाँ पे समय निश्चित हो वहाँ पे सिंस खत्म है। अब हम पढ़ेंगे इसके एग्जाम्पल, पहचान और एग्जाम्पल। जैसे हमने आपको बताया, एक एग्जाम्पल लिख रहा है आपके सामने। पहला है वह 5 दिनों से दौड़ रही है। हमने क्या बोला? वह 5 दिनों से दौड़ रही है। तो अब आप इसको पढ़कर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर रही है तो कंटिन्यूस में भी आता है, इसमें भी आ रहा है, तो हम कैसे पहचान करेंगे? तो हमने आपको बताया है, इसकी पहचान होती है से रहा है, से रही है, से रही। अब से जस्ट रहा के पीछे नहीं मिलेगा आपको, वाक्य में कहीं ना कहीं लेकिन जरूर मिलेगा। तो इसमें देखो क्या लिखा है? वह 5 दिनों से सो रही है, तो ये लिखा है सो से, और ये लिखा है रही है। तो अब आ जाओ वाक्य शुरू में, क्या लिखा है? वह 5 दिनों से सो रही है। सबसे पहले पूरा वाक्य पढ़ लिया। से रही है मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ जाओ शुरू में, लिखा है वह से हम कंफ्यूज, क्योंकि वह के लिए तो 3 शब्द है, ही, सी, इट। तो अब फिर हम वाक्य के अंत में जाएंगे, क्या लिखा है? रही है, मतलब एक लड़की है, लड़की के लिए वह के अर्थ में हम इंग्लिश में क्या लिखते हैं? सी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले सी। अब सी, फिर वही प्रॉब्लम कि सी सिंगुलर है प्लूरल, तो हम आपको पिछले टेंस में बता चुके हैं कि ही, सी, इट कहलाते हैं सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं? हैज। तो सी हैज क्या कर रही है? मैं इसके साथ हैज लगा दिया, तो फिर इसके बाद लगाएंगे हम बीन। अब क्रिया क्या है? दौड़ना। दौड़ने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रन। तो रन में क्या लगा दो? ING। तो आर यू रनिंग। तो सी हैज बीन रनिंग। कब से दौड़ रही है? ये तो नहीं बताया कहाँ दौड़ रही है, छत पे दौड़ रही, रोड पे दौड़ रही, गली में दौड़ रही, कहाँ दौड़ रही, तो हमें भी नहीं पता। ऑब्जेक्ट इसका इस वाले टेंस में, सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें लिखना है सिंस या फॉर। सिंस या फॉर हम कैसे बताएंगे? इन शब्द को देखकर कि 5 दिन। अब कौन से 5 दिन की बात हो रही है? हमने आपको भी ट्रिक बताई थी कि जहाँ पर नंबर की बात हो, टाइम की बात हो, तो यहाँ पर नंबर की बात है, नंबर है 5, और 5 दिनों के पहले है, तो एक नंबर भी दिया है, टाइम भी दिया है, तो हम 5 इसके पहले हम क्या लगाएंगे? फॉर। तो रनिंग फॉर कितने दिनों से दौड़ रही है? फॉर 5। 5 के लिए इंग्लिश में 5, और दिनों के लिए इंग्लिश में डेज, 5 डेज। दूसरा एग्जाम्पल, सीता सुबह से मैदान में खेल रही है। क्या लिखा है वाक्य? सीता सुबह से मैदान में खेल रही है। सबसे पहले पूरा हमने वाक्य पढ़ेंगे। से रही है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। शुरू में आ जाएंगे, क्या लिखा है? सीता। तो सीता हम लिखेंगे, सीता सिंगुलर है, एक नेमिंग वर्ड है, तो सीता के साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। इसी के साथ हम लगाएंगे बीन। सीता हैज बीन क्या कर रही है? खेल रही है। खेलने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, और प्ले के साथ ING लगा दो तो क्या होगा? प्लेइंग। कहाँ खेल रही है? इन द ग्राउंड। इन द ग्राउंड। कब से खेल रही है? सुबह। सुबह तो फिक्स है, इसलिए समय फिक्स हो जब, तो उसके पहले हम क्या लगाते हैं? सिंस। और सिंस के बाद हम लिख देंगे मॉर्निंग। तो आपका
सेंटेंस कंप्लीट। सीता हैज़ बीन प्लेइंग इन द ग्राउंड सिंस मॉर्निंग, सुबह से खेल रही है। तो हमने आपको टेंस पढ़ाने का प्रयास किया है। यदि आप इनको इस वीडियो को ध्यान से 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, और जो भी हमने आपको ट्रिक्स बताई हैं उनको आप ध्यान से बार बार देखिए। और यदि कोई डाउट आता है तो हमारे इस वीडियो के कमेंट में आप डाउट लिखें, हम आपको जैसे ही हमें आपके डाउट मिलेंगे हम आपको क्लियर करने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अन्य दोस्तों तक भी इसको शेयर करें, और आपका प्यार इस प्रकार ही हमारे चैनल को बनाए रखें। यदि आप पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस की भी ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे वीडियो के कमेंट में लिखें, तो हम अगले वीडियो में आपको पास्ट और फ्यूचर की वीडियो देंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।